इस वीडियो में हम लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का बातचीत करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं जो पिछले वीडियो में पढ़े हैं उसी को, क्योंकि उसी से आगे बढ़ना है। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में वो उसके सेंटर में रहता है, क्लियर। और जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते रहता है। तो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, ये बात उन्होंने इसलिए बोला था कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज और इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण या तो यह जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस में चला जाए, तो एटम का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरी घटना यह हो सकती है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये अट्रैक्ट होकर निगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास आ जाए। ऐसे कंडीशन में, सिचुएशन में एटम जो होगा वो अंदर से एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और इस कंडीशन में भी एटम का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो खत्म हो जाएगा। तो इनके बीच के ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए रदरफोर्ड साहब ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो रिवॉल्व करते रहता है सर्कुलर पाथ पे। क्योंकि सर्कुलर पाथ पर जब यह रिवॉल्व करेगा तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन आराम से इस पाथ पे रिवॉल्व करते रहेगा। क्लियर है? जैसे कि एक चीज तुम लोग किए भी होगे, देखे भी होगे आप लोग, कि अगर किसी स्टोन को, सपोज दैट कि या कोई एक स्टोन है, इसको हम किसी धागा से ऐसे बांध दें, क्लियर। अब बांधने के बाद इसको अगर ऐसे हम घुमाएं तो क्या करेगा, एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। यही जो फोर्स है यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्लियर। और एक चीज यहाँ पे और चीज बतलाना है, इसको इस पे ध्यान दिया जाएगा, बहुत इसको ध्यान से समझा जाएगा। बात यह है कि कभी कभी लोग कह देते हैं कि बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। जैसे कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे तो सर्कुलर पाथ पे मोशन, तो वहां पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, इसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं कहेंगे, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स 100% एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट नहीं होते हैं। तो जब 100% इक्वल और अपोजिट नहीं होंगे तब फिर इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर पाएगा, या तो वह बाहर की तरफ भागेगा या फिर अंदर की तरफ खींचा जाएगा, क्लियर। तो इस फोर्स को जो अंदर की तरफ लग रहा है उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं कह सकते हैं, उसको जब भी कहेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कहेंगे, क्लियर। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहीं से इसी मॉडल पे, इसी बात पे एक क्वेश्चन बना। जैसे एक साइंस का ही ब्रांच होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्लियर? साइंस का ही एक ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक रूल है, रूल इसका ये कहता है कि when a charged body
revolve around opposite charge body, it lose energy. क्लियर। अब इसी रूल से क्वेश्चन बन गया कि जब कोई चार्ज बॉडी अपने से अपोजिट चार्ज बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को लूज करता है, एनर्जी लॉस करे। तो यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और इस न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी कि यहाँ पर भी अपोजिट चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि ये इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव, इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि अपोजिट चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर भी तो एनर्जी लूज होगा। क्लियर। तो यहाँ पर अगर एनर्जी लूज होगा तब क्या होगा? लोगों ने क्वेश्चन एराइज कर दिया। अब इस बात को हम समझते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का रूल हुआ। तो कहा जाता है कि मोशन जो है, जैसे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is due to its motion, इसके मोशन के कारण एनर्जी होगा। और एनर्जी जो मोशन के कारण होगा वैसे एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इट मींस इट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी के लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो के इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वी होगा, ए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। v होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और हाफ जो है 1/2 जो है ये क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्लियर। तो एक बात आप लोग जानते हो, जैसे कि a प्रोपोर्शनल b है, तो जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन लगाते हैं, अगर a इक्वल टू b हमको लिखना है तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं कि कुछ भी कांस्टेंट एक हम लगा देते हैं। क्लियर। अब बात रहा है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, इस बात को भी समझना चाहिए। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ है? प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ है कि इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो इसका वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। क्लियर। और इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा तो इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा, प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो इसका कितना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है ये वैल्यू कौन देगा? कांस्टेंट देगा। ऐसा भी हो सकता है कि या 1 टाइम्स इंक्रीज करे तो या 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाए। तो 3 टाइम्स यानी कि 3 एक कांस्टेंट हुआ तो k का वैल्यू क्या होगा? 3। ऐसा भी हो सकता है कि या 1 टाइम्स इंक्रीज करे तो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाए तो 2 मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। या 1 टाइम इंक्रीज करे तो 4 टाइम इंक्रीज कर जाए तो 4 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो कांस्टेंट हम क्यों लगाते हैं ये बात आप समझ गए, क्योंकि इसका वैल्यू इंक्रीज करने से इसका वैल्यू कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा और कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा वो वैल्यू कांस्टेंट बतलाता है। तो एक चीज हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे। ठीक इसको उल्टा कर लें कि कांस्टेंट हटा लें तो फिर क्या होगा? प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा ना। इक्वल टू का साइन हटकर फिर से क्या होगा? प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। क्लियर। इसी बात को हम यहाँ पे लगाते हैं, इस नियम को यहाँ पे हम लगाएंगे।
तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो के इक्वल टू हाफ हटा लिए तो इक्वल टू का साइन हटा के प्रोपोर्शनल लगाएंगे एम वी स्क्वायर, क्लियर, और एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एम भी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी तो क्वेश्चन करके हटा सकते हैं ना, क्योंकि एम भी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो चेंज होगा नहीं, इसको भी हम हटा लेते हैं, क्लियर, यानी के प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर। अब कह रहा है कि ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी वैल्यू डिक्रीज करेगा क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन है, तो ए वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा, क्लियर। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर वेलोसिटी अगर कम हो गया, इलेक्ट्रॉन का अगर वेलोसिटी कम हो गया, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो तो एज यूजुअल रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। तो बाहर की तरफ फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स कम पड़ने लगे और अंदर की तरफ जो फोर्स हो एज यूजुअल रहे, ज्यों का त्यों रहे, तो ऐसे कंडीशन में रिजल्ट क्या होगा कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खिंचाने लगेगा अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर का फोर्स अगर अंदर के फोर्स के बराबर है तो अब तो आराम से यहाँ पे मूव करेगा। लेकिन बाहर का फोर्स अगर कम हो जाए और अंदर का फोर्स ज्यों का त्यों रह जाए, बाहर का फोर्स कम हो जाए, अंदर के फोर्स ज्यों का त्यों रह जाए, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन धीरे 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 न्यूक्लियस की तरफ खिंचाने लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है इस पाथ पे मूव कर रहा है, तो धीरे 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 न्यूक्लियस की तरफ खिंचाने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा एटम का जो अस्तित्व है वह खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो रदरफोर्ड साहब से पूछा गया कि आपने जो मॉडल दिया एटम का उसके अकॉर्डिंग तो ये बातें होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो रदरफोर्ड साहब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या इनका लिमिटेशन हो गया। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बोर साहब है, तो इसके बाद हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने के पहले कुछ और बेसिक चीजें हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद बोर्स एटॉमिक पढ़ेंगे। तो पहले इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, क्लियर। तो कहता है कि व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज centrifugal force decrease while electrostatic force of attraction is as usual, ज्यों का त्यों। As a result, electron attract towards nucleus and fail in nucleus. But this is not happen. But this is not happen. लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है तो फिर क्यों नहीं होता है? इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड साहब नहीं कर। क्लियर? ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक
में कुछ बेसिक चीजें उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं। अभी कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं जिसको आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन उसको एक ओवरव्यू करके निकलते हैं। एक टर्म होता है आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या है? तो कहता है कि द एटम ऑफ एन एलिमेंट, the atoms of an element having same atomic number but different atomic mass known as आइसोटोप। देखा एक चीज को, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक चीज को याद रखा जाएगा कि जो एलिमेंट होंगे वह एक ही एलिमेंट होंगे, अलग अलग एलिमेंट नहीं होंगे। क्लियर? जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम 1 2, ट्राइटियम 1 3, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ये इसका आइसोटोप्स होते हैं। क्लियर? और ये भी बात आप लोग जानते हो कि इन आइसोटोप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, number of protons are same, that's why they are also known as isoprotonic, that's why they are also known as isoprotonic। तो आइसोटोप को हम आइसोप्रोटोनिक भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? तो आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब सेम होता है, और या प्रोटोनिक मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटोन आपस में सेम हो उसको हम आइसो प्रोटोनिक भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आएगा इसमें आइसोबार। आइसोबार्स क्या होता है? इसमें होगा कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वहां पे एटम क्या था? एक ही एलिमेंट का था, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट का हो जाए। क्लियर? द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास, या फिर इसको मास नंबर कह सकते हैं, मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर known as आइसोबार्स। इसको हम आइसोबार्स कहते हैं। जैसे आर्गन 1840 और कैल्शियम 40 है, 2040। इसमें क्या है? एटॉमिक मास या मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, और एटॉमिक नंबर पर ही किसी एलिमेंट का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, यानी कि जो एलिमेंट्स भी होंगे वे दूसरे होंगे। इसमें किसी भी चीज का संख्या इक्वल नहीं होता है। इन आइसोबार्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में differ from may differ,
कहते इसमें डिफर होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम मत कर दीजिएगा। क्लियर, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट कुछ टर्म आएगा, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। आइसोटोन, आइसोटोन। क्लियर। तो लिखेंगे कि द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same number of neutron known as आइसोटोन। इसको हम आइसोटोन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन 714 है और कार्बन 613 है। क्लियर। तो ये जो नंबर है पहले इसको कहते हैं ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 6। और ये जो नंबर है मास नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी कि P प्लस N इक्वल टू कितना होगा भाई 14। यहाँ पर P प्लस N इक्वल टू कितना होगा 13। क्लियर। तो यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो 14 माइनस प्रोटॉन का संख्या यानी कि 7 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या होगा 13 माइनस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है सेम है, तो आपस में क्या कहलाएंगे आइसोटोन कहलाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहेंगे। क्लियर। तो कहता है कि द स्पेसिस having same number of the species having same number of electron known as isoelectronic species। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपस में सेम हो उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहेंगे। अब एक चीज अब दिमाग में आप लोग को आएगा कि सर आपने यहाँ पे स्पेसिस क्यों लिखा। क्लियर। स्पेसिस हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे हम एटम भी कंसीडर करेंगे और आयंस भी कंसीडर करेंगे। क्लियर। तो वो एटम्स और आयंस दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड हमने यूज कर दिया स्पेसिस। क्लियर। जैसे कि हम नियोन लिए, तो नियोन में इलेक्ट्रॉन कैसा होगा 10 ठो, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लियर। 9th में आप लोग पढ़े भी होंगे। अगर हम सोडियम लेते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा 11। लेकिन सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज कर दें तो अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो कितना बचा 10। मैग्नीशियम ले तो मैग्नीशियम पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, 2 पॉजिटिव चार्ज कर दिए यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कितना हुआ 10। एल्युमिनियम लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13, 3 पॉजिटिव चार्ज कर दिए तो इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 10। उसी तरह से फ्लोरीन लिए। क्लियर। फ्लोरीन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9, एक माइनस चार्ज कर दिए कितना हो गया 10। ऑक्सीजन लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, 2 माइनस चार्ज कर दिए, 2 माइनस चार्ज
यानी कि 2 इसमें जोड़ देंगे 10। नाइट्रोजन लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, 3 माइनस चार्ज कर दिए, 7 3 10। तो सब में चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो सब आपस में क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। क्लियर, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएंगे आपस में। क्लियर, आई होप बात समझ गए हो। उसके बाद हमको थोड़ा सा फिजिक्स में बातचीत करनी होगी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों लगभग एक ही चीज है। इसका हम वीडियो फर्स्ट में बातचीत किए थे। जो लोग मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके सारा वीडियो लगाए हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। तो वहां पे हम लोग बातचीत किए थे कि फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है लगभग सेम ही चीज है, लगभग सेम चीज है। तो अब यहां से हमारा बात आएगा वेव। वेव तो कहता है कि वेव क्या है, तो जो भी हमारे चारों तरफ के जो डिस्टरबेंस है दैट इज अ वेव, यानी कि द डिस्टरबेंस अराउंड अस नोन एज द वेव। लिख सकते हैं ना कि द अराउंड अस, जो भी डिस्टरबेंस हमारे चारों तरफ है, द डिस्टरबेंस मतलब हलचल, जो भी हलचल हमारे चारों तरफ है वो सब का सब वेव है। कि द डिस्टरबेंस अराउंड अस नोन एज वेव, जो भी हमारे चारों तरफ हलचल है वो सब के सब क्या है, वेव है। क्लियर, तो आप जानते हो कि वेव को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से करते हैं, इस टाइप से वेव चलता है, इसके इस पॉइंट को ट्विस्ट कहते हैं। क्लियर, और इस पॉइंट को ड्रॉप कहते हैं। TROUGS ड्रॉप कहते हैं। और दो लगातार क्रिस्ट या दो लगातार ड्रॉप के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। क्या टर्म आएगा, वेवलेंथ। इसको इस टाइप से एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इस लेटर को लेम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेम्डा कहते हैं, लेम्डा। तो वेवलेंथ क्या होगा कि द डिस्टेंस between two crest or top known as wavelength। दो क्रिस्ट ये लगातार होना चाहिए। क्लियर, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, पता है कि इट्स यूनिट इज मीटर। इसका यूनिट हम क्या लिखते हैं, मीटर, एम लिखते हैं। उसके बाद एक टर्म आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए पहले आप लोग एफ डिनोट करते होंगे, एन डिनोट करते होंगे, है जी। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते होंगे, फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते होंगे फ्रीक्वेंसी को। अब यहाँ पे एक नया टर्म आएगा, थोड़ा भी के जैसा होता है, ऐसे घुमा हुआ, इसको हम न्यू पढ़ते हैं, एन यू। क्या पढ़ते हैं, न्यू। इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी को। क्लियर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो कहता है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन
द नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड known as frequency. The number of vibration या oscillation in 1 second या per second known as frequency. इसको हम frequency से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट जो होगा, इसका यूनिट क्या होगा? तो 1 सेकेंड की बात कर रहा है, यानी कि पर सेकेंड, यानी कि इसका यूनिट जो होगा दिस इज ए पर सेकेंड। क्या यूनिट होगा? पर सेकेंड। और पर सेकेंड को ही हम हेनरी हर्ट्ज के नाम के ऑनर में, सम्मान में हम इसको HZ कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? HZ। जैसे कि आप लोग 9th वगैरह में यूज किए होंगे HZ। तो HZ इज नथिंग बट पर सेकेंड। HZ क्या है? कुछ नहीं है, पर सेकेंड ही है। क्लियर? नेक्स्ट एक टर्म आएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है? तो कहता है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन ऑक्सीलेशन नोन एज टाइम पीरियड। क्लियर? टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय टी। इसको हम टी से डिनोट कर देते हैं। और यूनिट की बात करेंगे तो आप जानते हो कि टाइम का यूनिट हम लोग ऐसा यूनिट क्या कंसीडर करते हैं? सेकंड करते हैं। तो यूनिट क्या होगा? सेकंड। क्लियर? एक और टर्म आएगा, देखते हैं, अगर यहाँ पे कैमरा कैप्चर कर ले रहा है तो यहीं पे लिख देंगे। हाँ, आ जा रहा है। तो एक और टर्म आएगा इसमें, वेव नंबर। क्या टर्म आएगा? वेव नंबर। तो कहता है कि वेव नंबर को हम न्यू बार, न्यू लिख के उसके ऊपर एक ऐसे लिख देते हैं। इसको हम पढ़ते हैं न्यू बार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यू बार, ए न्यू बार। क्लियर? तो कहता है कि वेव नंबर क्या है भाई? तो न्यू बार है। तो न्यू बार को कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहता है कि द नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर is known as wave number. The number of wave in 1 meter known as wave number. Clear? तो its यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसकी यूनिट की बात करेंगे तो न्यू बार इक्वल टू हो जाएगा 1/λ। द नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है। न्यू बार इक्वल टू 1/λ। तो 1 बाई इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। यानी कि जो इसका यूनिट होगा दैट विल बी द पर मीटर। क्या होगा? पर मीटर। तो न्यू बार का यूनिट क्या होगा? पर मीटर। क्लियर? अब इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। कुछ और टर्म आएगा, उसको देखते हैं लोग। ये सारे टर्म आवश्यक है, इसको आगे पढ़ने के लिए ये सारे टर्म जो है वो आवश्यक टर्म है। इसकी हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? सी से। तो कहता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे, जानते होंगे कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम नोन एज वेलोसिटी ऑफ
या स्पीड ऑफ, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम known as velocity of light। कहते हैं कि एक लाइट एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर गया लाइट वैक्यूम में, निर्वात में, उसको हम वेलोसिटी ऑफ लाइट कहेंगे। यानी कि c इज इक्वल टू, c का जो वैल्यू जो होता है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। क्लियर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। इसका वैल्यू होता है और यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, आप लोग पहले से भी जानते हो। सब में एक रिलेशन हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। एक रिलेशन की हम लोग बात करते हैं। तो आप जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। क्लियर? तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो लैम्डा लिख सकते हैं। स्पीड के लिए हम क्या लिख लें, सी, और टाइम के लिए क्या लिख लें, ठीक। क्लियर? इसको हम इधर भेज दें तो लैम्डा बाई टी इक्वल टू सी लिख सकते हैं। क्लियर? या सी इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं। क्लियर? और 1/t क्या है, पर सेकंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी होगा। यानी कि सी इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा, और 1/t के बदला में न्यू लिख सकते हैं ना। तो फॉर्मूला आ गया, सी इक्वल टू लैम्डा न्यू। क्लियर? और न्यू इक्वल टू 1/λ। क्लियर? इस फॉर्मूला को याद रखा जाएगा और फिर न्यू बार इक्वल टू 1/λ। ये फार्मूला जो है, इस फार्मूला को याद रखा जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इस पे न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए थैंक्स।